बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी की मीनिंग कैरेक्टर को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, किन ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल है। बायोलॉजी की फर्स्ट जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी। सबसे पहले हम इकोलॉजी की मीनिंग को देख लेते हैं कि इकोलॉजी की मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड इकोलॉजी है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको और लॉजी। इको का मतलब है इकोसिस्टम। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली में इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में एक इंटरेक्शन है, एक ताल्लुक है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। मतलब ये एक इंटरेक्शन है, एक ताल्लुक है लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ के ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और दूसरा वर्ड हमने क्या है, लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी, थॉट्स, रीजनिंग। अब हम इसकी प्रॉपर एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या है। इकोलॉजी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इकोसिस्टम। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच हम यूज़ करते हैं वो है इकोलॉजी। मतलब इकोलॉजी क्या है, एक स्टडी है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम के साथ या इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इसकी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो की किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से एम्ब्रियो से एक न्यू बेबी बॉर्न होता है। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू इट्स न्यू बेबी बॉर्न। मतलब एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट को, कि किस तरह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से एक न्यू बेबी बॉर्न होता है। इस स्टडी को या इस रिलेशन को, इस ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं कि किस तरह से एम्ब्रियो बनता है, किस तरह से एक एम्ब्रियो से न्यू बेबी बॉर्न होता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कहाँ पे स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। अब हम इसकी स्टेजेस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक ये जो ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल दो होते हैं ऑर्गेनिज्म। जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एग्स को रिलीज़ करते हैं, जबकि जो मेल ऑर्गेनिज्म है ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं। ये जो एग और स्पर्म है, ये दोनों जब मिलते हैं और इनके दरमियान एक फर्टिलाइजेशन होती है, उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक जाइगोट बनता है। फिर ये जो जाइगोट है ना, ये बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है। इस सारे प्रोसेस को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी भी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बनी, मतलब फिजियो और लॉजी। फिजियो का मतलब होते हैं फंक्शन और लॉजी का मतलब स्टडी करना। इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी का नाम को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक मॉर्फ, दूसरा लॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, शेप, स्ट्रक्चर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। इसमें हम ये देखते हैं कि ना, ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फॉर्म्स कैसी है, मतलब वो किस तरह से वो नज़र आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी के नाम को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी की डिफिनेशन क्या है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब एक फॉर्म्स और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। किसके स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, मतलब ऑर्गेनिज्म के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं, उसकी स्ट्रक्चर
की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है ना, इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है। मतलब हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं और उसके अंदरूनी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है, इसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टो मीन्स टिश्यू और लोगस मीन्स स्टडी। इसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यू को। जैसे कि हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था, सेल। सेल क्या हमारा एक बेसिक यूनिट है। किसका बेसिक यूनिट है? लाइफ का। मतलब हम ये जो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जहाँ से लाइफ का आगाज़ हुआ था। उसके बाद हमने कहा था टिश्यू है, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर पॉपुलेशन, इस तरह से। अब हम इसमें हिस्टोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? टिश्यू को। अब हम देखते हैं कि ये जो टिश्यू है ना, चाहे टिश्यू हैं चाहे सेल है, ये हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, इसे हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं। अब हम हिस्टोलॉजी में एक टिश्यू की स्टडी करते हैं। किसके ज़रिए से स्टडी करते हैं? एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी करते हैं। इस स्टडी के नाम को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि हिस्टोलॉजी की डिफिनेशन क्या है। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं ना, उसको हम स्टडी करते हैं। किसके ज़रिए से स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी करते हैं। इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ एरिस, लेंस, कॉर्निया ऑफ आई, इस तमाम स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब ये जो टिश्यूज़ हैं ना, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल पर मुश्तमिल रहते हैं। मतलब ये जो टिश्यू है ना, ये सिमिलर सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनका ओरिजिन भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं टिश्यू। इसकी नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। हमने पहले भी कहा है, जैसे कि हमने पहले मॉर्फोलॉजी में कहा है कि ये मॉर्फोलॉजी ना इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हमने कहा था कि इसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं। मतलब इसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि एनाटॉमी की डिफिनेशन क्या है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी के नाम को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ये जो ऑर्गन है, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। मतलब ये जो ऑर्गन है डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसके एग्जांपल में हम लीवर दे सकते हैं। अब हम लीवर में देखते हैं कि इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन पार्ट ले लेते हैं एक लीवर का। उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इसका इंटरनल ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं, उस स्टडी के नाम को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल को स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी के नाम को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। अब हम देखते हैं कि फॉसिल क्या है, फॉसिल के क्या मीनिंग हैं, फॉसिल की डिफिनेशन क्या है। फॉसिल एक्चुअली में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो जब मर जाते हैं, मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मर तो जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ स्पीशीज़ ज़िंदा रहती हैं। लेकिन फॉसिल में हम उन स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं जो बिल्कुल मर चुके हों, जिनका कोई भी वजूद इस दुनिया में मौजूद ना हो। जैसे कि ये हो गया, डायनासोर हो गया, ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब इस दुनिया में कोई भी डायनासोर मौजूद नहीं है। उस स्टडी के नाम को हम क्या कहते हैं? फॉसिल। द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रॉक्स के अंदर मौजूद हों या रॉक्स के अंदर प्रिजर्व मौजूद हों, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल।
या इसकी स्टडी को या इसकी डिफरेंशिएशन ये भी हो सकती है, द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल। मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिनका कोई नामो निशान ना हो, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल। अब ये फॉसिल को इनके यूजेस क्या हैं, फॉसिल को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। द फॉसिल आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ एवोल्यूशंस एंड पेलेंटोलॉजी। एक तो फॉसिल को हम यूज़ करते हैं पेलेंटोलॉजी में, दूसरा हम एवोल्यूशन में। अब हम देखते हैं कि ना कुछ ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हों, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी तक मौजूद हों, लेकिन हमें उसकी एवोल्यूशन का पता नहीं होता कि किस तरह से इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है, किस तरह से इनके अंदर चेंजेस आई हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अभी एक प्लांट ले लेते हैं, प्लांट में हम देखते हैं कि इसके अंदर एवोल्यूशन कैसे हुई है। अब हम इसके एक फॉसिल लेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे कि अब हम देखेंगे कि इसके अंदर पहले ये कैसे दिखते थे, इसके अंदर किस तरह से चेंजिंग आई है। ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, फॉसिल के ज़रिए से हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आई है, कैसे कैसे इसके अंदर एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, पहले ये कैसे थे, अब ये कैसे हैं। इस तमाम स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलेंटोलॉजी कहते हैं। अब इसकी नेक्स्ट ब्रांच है एवोल्यूशंस। एवोल्यूशन मतलब चेंजेस को हम कहते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजिंग आती हैं। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशंस। द चेंजिंग अकर इन जेनेटिक मटेरियल, कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी विद टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशंस। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आ सकती है, एक तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो सकता है, कैरेक्टर चेंज हो सकता है, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी विद टाइम टू टाइम। मतलब जो टाइम टू टाइम जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजिंग आती है ना, उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशंस। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन हो रही है, वो जेनेटिकली भी हो सकती है, वो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकती है, एक एनाटॉमी के लिए भी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी करेक्टर चेंज हो सकता है। उस चेंजिंग को, उस अक्रेंस को हम क्या कह सकते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमने डार्विन की थ्योरी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड ईयर की बुक में हम डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर किस तरह से एक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक एवोल्यूशन हो रही है एक बर्ड्स के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस तरह से एवोल्यूशन होती है, किस तरह से उसके ऊपर इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है, किस तरह से उसकी एवोल्यूशन होती है। ये सारा कुछ डार्विन थ्योरी में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक प्रोसेस कह सकते हैं या जेनेटिक्स का कह सकते हैं। जेनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ